बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान से तो ख़बरें रोज़ाना ही आ रही हैं, लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये एक दो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हुकूमत भी इंशाअल्लाह आज एक तश्कील पा जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर बहरहाल तबसरा तो इसलिए नहीं होगा कि जब आगे उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी हुकूमत के बनने के बाद अमेरिका का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, दुनिया का, फिर चाइना का, रशिया का, उसके बाद ही उसको एनालाइज किया जा सकेगा। लेकिन जो खबर आज की है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना इन और CPEC से पाकिस्तान तकरीबन टेक्निकली पाकिस्तान आउट। अफ़गानिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान कह लें, उन्होंने चाइनीज़ नायब वज़ीर ख़ारजा से बात की है और वहाँ पे ना सिर्फ वो पुरुमीद थे कि चाइना वहाँ पे अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगा, एम्बेसी भी मेंटेन करेगा, बल्कि CPEC के हवाले से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है कि हमारा इन्हिसार भी उसके ऊपर है। और मैंने तो हमेशा कहा है कि CPEC जो है चाइना के लिए एक उसकी जान है। CPEC में लंबी बहस कई दफ़ा कर चुके हैं। बहरे हिंद को बाईपास करने के लिए जहाँ पे अमेरिका जो है तोप तूफ़ान के साथ मौजूद, और अब उसने क्वाड जो बनाया है वो बनाए हुए तो पिछले 30 साल से है, लेकिन जो अब बनाया क्वाड उसको डिज़ाइन के स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA। तो चाइना की तेल की तरसीलात और बाकी कारोबार को रोकने के लिए। चुनांचे अब चाइना के पास ना सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान के ज़खायर होंगे, बहुत ही कीमती मादनियात है वहाँ पे, लिथियम है जो कि रेयर, उसकी कहते हैं कि 80% जो डिपॉजिट्स है सिर्फ अफ़गानिस्तान में है, फिर कॉपर है, फिर कोबाल है, वो जो रेयर मेटल्स हैं जो इनकी बड़ी कीमत है, सोना है, तो वो इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान भी इंजॉय करेगा और चाइना उनको निकाल के भी देगा और फिर चाइना के भी बिज़नेस जो है मज़ीद इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में बढ़ जाएंगे। और CPEC का रूट जो अब लगता ही है कि वाक़ खान के ज़रिए से अंडरग्राउंड आएगा या किर्गिस्तान से थोड़ा सा आएगा या हो सकता है पाकिस्तान से भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाए, तो अब अफ़गानिस्तान से हो तो ईरान जाएगा। और $400 अरब का उन्होंने एक पैकेज ईरान के लिए पहले भी अनाउंस किए हुए है। अब 2-3-400 अरब का अफ़गानिस्तान के लिए होगा। चीन के पास पैसा है, $3-4 ट्रिलियन कैश पड़ा है और हम जैसे लोग ज़रूरतमंद थे। बहरहाल पाकिस्तान इस पर कोई डिबेट होगी, गौर होगा, बिल्कुल नहीं होगा कि हम क्यों निकले और चाइना के दस्तरस से और अमेरिका ने हमें किस तरह दोबारा बेदस्तपा कर दिया पिछले 4-5 साल में। इसके अंदर मैं एक सिर्फ कहता जाऊँ कि नवाज शरीफ का निकालना जो है वो भी एक फैक्टर था और वहीं से शुरू होती है। मैं कई बार कहता हूँ कि जब आप किसी हुकूमत को डिसलॉन्च करते हैं या उसको जो है नई हुकूमत बनाते हैं इस तरह की गैर जमहूरी तरीके से, तो अमेरिका जो है आपके साथ हमेशा शाना बशाना खड़ा होता है कि उनके हक़ में जाता है। साथ ही यूरोपियन यूनियन के आज जो उन्होंने एलामिया आया है कि हम अफ़गान मुहाजिरीन नहीं लेंगे। अब अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश है कि जी अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन बहुत निकलें और तासर दिया जाए कि लोग अफ़गानिस्तान से जौक दर जौक निकल रहे हैं और यूरोप जो है वो उनसे मिन्नत कर ले। पाकिस्तान ने तो पहले कह दिया था कि हम शायद नहीं रखेंगे। हो सकता है कि अमेरिका के बहुत प्रेशर बढ़े, हमें रखने भी पड़ जाए, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। तो उन्होंने साफ कह दिया। मुझे एक ही बात उनसे कहनी है कि तुम इतने बेशरम हो यूरोपियन यूनियन के कि जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये जराइम कमिट किए जा रहे थे, कौम बर्बाद की जा रही थी, उस वक्त तो आप इत्तेहादी बन के साथ थे। अब जब उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आया है या देख रहे हो कि जी वो अब आप लोगों की करतूतों की वजह से अफ़गानिस्तान एक फिर जो है एक तबाही के दहाने के करीब पहुँचता ये तो अल्लाह ने करम किया है और तालिबान की अकल काम आई है और अफ़गानियों के बाकी लीडरों की अकल काम आई है कि आप लोगों के मज़मूम अज़ाइम जो है नाकाम रहे। लेकिन मुझे ये बेशर्मो ये बताओ कि जब तुम लोगों ने इनको इस हाल तक पहुँचाने के लिए तो पार्टनर थे, अब कहते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तब आपकी जिम्मेदारी थी वहाँ बंदूक चलाना, तोप चलाना और मासूम शहरियों को कत्ल करना और शहरी हकूक़ जो है पामाल करना। अब उनसे आप कह रहे हो कि जो सिविल राइट्स है उनको कैसे आप उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। बहरहाल ये तो एक जो है ना अफ़गानिस्तान के बारे में जो खबर है वो ये है कि चाइना अफ़गानिस्तान जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये यूरोपियन यूनियन वगैरह का जो बयान है उसको भी एक नोटिस लेना ज़रूरी था। इन बिटवीन मैं 2-3 बातें छोटी सी करता जाऊँ। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि सरफराज नवाज़ साहब के हवाले से इमरान खान साहब की फैमिली के ऊपर बहुत दशनाम तराजी हो रही है
और कई सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हैं जो कि मेरा ख्याल है कि बड़े क्रेडिबल हैं, या कम से कम क्रेडिबल बनाया जा सकता है। मैं क्रेडिबल उसको कहता हूँ कि चाहे वो दुश्मन की बात कर रहे हो, दोस्त की बात कर रहे हो, हक़ाइक़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये मेरा हमेशा वतीरा है। जिस दिन मेरे किसी भी मेरे चाहने वाले को या मेरे साथ मुतफ़िक होने वाले मेरे नाज़रीन में से कभी किसी को भी ये गुमान हुआ कि मैं झूठ बोल के कोई इमरान खान साहब की मुखालफत कर रहा हूँ, तो हकीकत है कि उनको अच्छा भी लगेगा, तो फिर देखेंगे नहीं कि जी उनको इन्फॉर्मेशन जो है हर बंदा चाहता है कि हमारे हक़ाइक़ सही मिले, सोशल मीडिया वाले झूठ ना फैलाया जाए। मैं सिर्फ 3-4 फ़िक्रें कहूँगा, कभी तफसील में बात करूँगा कि इमरान खान साहब के जो वालिद वाली साइड है वो न्यासी हैं। इमरान खान साहब के दादा जो थे, जो मेरे भी दादा थे, वो डॉक्टर थे और उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से 1893 के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, 1893 में। और फिर उसके बाद वो 1946 में हज पे गए थे और वहाँ भी हज पे वफात पा गए थे। और बड़ी जिसको कहना है 67-68 ईयर्स में रिटायरमेंट के 3-4 साल बाद ही वो हज पे चले गए थे। उनके इमरान खान के जो दादा हैं, जो मेरे भी दादा थे, वो 250-300 मुरब्बा ज़मीन के मालिक थे, अकलौते अपनी वालदैन की औलाद थे और 250-300 मुरब्बा ज़मीन के वालिद थे। उनके हाथ सिवाय उनकी औलाद के कोई और शेयर करने वाला नहीं था। दूसरी बात कह दूँ कि इमरान खान साहब के वालिद ने 1943 के अंदर बड़ी कम उम्री में 18-19 साल की उम्र के अंदर इंजीनियरिंग कर ली थी, सिविल इंजीनियरिंग। मुगलपुरा तब इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, जो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर है, वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। और उसके बाद 2-3 साल गवर्नमेंट की जॉब करने के बाद वो 1946 के अंदर इंपीरियल कॉलेज लंदन मास्टर करने के लिए चले गए और 1948 में MSc करके मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग करके वापस आए। गवर्नमेंट जॉब में वो SDO की जॉब से शुरू किया था, तो SC थे कि अयूब खान का माशाल्लाह लग गया। माशाल्लाह के बाद हमारी फैमिली जो थी पूरी ज़िंदगी हर हुकूमत में अपोजिशन में थी, फातिमा जना के साथ। बल्कि फातिमा जना कई दफ़ा कह चुका मियाँ वाली में हमारे घर ठहरी थी, हमारा पीपल्स पार्टी से कोई तल्लक नहीं था। लेकिन जब भुट्टो साहब जेल में गए तो नुसरत भुट्टो साहबा जो है, जब उनको जेल में मिलने के लिए जितनी दफ़ा आई, एक आध दफ़ा बेनज़ीर और सनम भी उनके साथ आए और भी उनके कई रिलेटिव आए, तो वो हमारे घर ठहरती। तो कई दफ़ा हफ्ता भी उनको ठहरना पड़ा, क्योंकि मुलाकात उनको नहीं करनी दी जाती थी। तो मैं सिर्फ इस बताने का मकसद ये कि अपोजिशन की वजह से, और मलक अमीर मोहम्मद जो गवर्नर बनाया वो मियाँ वाली का था, और हमारी और उनकी एक तो तीन सियासी दुश्मनी, एक मियाँ वाली की वजह से उनको वहाँ से सख्त अपोजिशन मिलना ये उनके लिए सुहाने रूह था। तो चुनांचे ख़ास दुश्मनी थी। बहरहाल एनीवे उन्होंने जॉब छोड़ी 1962-63 में, क्योंकि उनका ख्याल था कि सरकारी नौकरी ज़माने में अपोजिशन में रह के आप नहीं कर सकते थे। और पाकिस्तान की पहली कंसल्टिंग कंपनी रिपब्लिक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स के नाम पर उन्होंने खोली, REC, जो आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है। ये नेस्पार्क वगैरह जो कंसल्टिंग कंपनी है, बाद में जो हुकूमत ने बनाई, ये बाद की कंपनियाँ 8-10-12 साल बाद बनी है उनके। फिर उसके बाद उन्होंने उस कंसल्टिंग कंपनी के साथ बहुत सारा काम किया। अब कई दफ़ा कह दिया जाता है जो जाहिल है कि जी उनको करप्शन में निकाला गया। मैं कह रहा हूँ 62-63 में हुकूमत पाकिस्तान से वो रिज़ाइन करके अपना कारोबार शुरू कर चुके थे, और उनके साथ काम करने जितने बंदे जानते हैं कि वो ना से एक इंतहाई काबिल इंजीनियर थे, बहुत ही दयानतदार आदमी थे। इस सिलसिले में कि उनको उस वक्त तो वैसे करप्शन थी ही नहीं, जो आजकल रिवाज है ना जिससे हम रंगे हुए हैं, थी नहीं। लेकिन वो एक ऐसे बाप के थे कि अगर नौकरी ना भी करते तो बहुत ही आसूदा हाल फैमिली के थे, बहुत ही आसूदा हाल फैमिली के थे। ये उनका जो वालिद था वो उस वक्त जिसको कहना चाहिए तालीम याफ्ता था, जब यहाँ पे कोई बंदा मैट्रिक ही नहीं सोच सकता था और डॉक्टर बन गया। ये तो था मेरा ख्याल था कि डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत आ रहा है, तो इसको मेरा ख्याल यूज़ किया जा सकता है। और आखिरी बात जो मैं जो ज़रूरी समझता हूँ, ज़्यादा अहम थी, जिस मेरा ख्याल आज वीला का मेन कोर इशू है कि ज़ाहिद कशकोरी जो हैं, जो कि जियो के बहुत बड़े एस किस्म के इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए उन्होंने KP के अंदर कोविड के अंदर होने वाली अरबहा की करप्शन दी।
आप अंदाज़ा लगाएं करप्शन का तो खैर क्या हाल है। वो तो आप वो नायब चेयरमैन कहता है आज से जब वो इलेक्शन हरवा रहा था मुस्लिम नून को और किसी के जो है एक टूल के तौर पे काम कर रहा था उसे एस्टेब्लिशमेंट के, तो दरमियान में फरमाते हैं जब ये शुरू हुआ और मुस्लिम नून के लोगों के खिलाफ नैब कैसे शुरू होने के 2018-2019 में, तो एक दिन तकरीर फरमा रहे थे ओ भाई मैं कोयटा चला जाऊँ, मैं पेशावर चला जाऊँ, काम तो लाहौर में हुए हैं और कराची में हुए हैं। तो मैंने एप्टली उस वक्त जियो पे कहा था कि हजूर आप कोयटा ना जाएं, ममनू इलाका है, वो एक इलाका गैर है, आप पेशावर ना जाएं, BRT वगैरह ना देखें, वो ममनू इलाका गैर है, वहाँ काम कोई नहीं हुआ। जहाँ मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत सकती थी और मुस्लिम लीग के लीडर जो है वो इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे सकते थे, आपकी ड्यूटियाँ बहुत सही सारे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मुझे मैं कहता हूँ कि इनके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं। खुद चेयरमैन नैब जो है इतनी दफ़ा मेरा ख्याल है कि जलील हुआ है जब वो जज था और जब ये नैब का चेयरमैन हुआ है। और एक जिसको कहना है किससे और किसे मशहूर का इमरान खान ने जो अब आखिर जिसकी वजह से ये बिल्कुल ज़मीन बोस हो गए। तो मुझे सिर्फ कहना यह कि ये कोविड और पंजाब के अंदर भी वही इतलात आ रही हैं कि कोविड फंड, अब देख लें कि कोविड फंड या हमें भीख में मिला है, खैरात में मिला है, या हमें कर्ज मिला है। और कहते हैं ना कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी एक दिन फाका मस्ती मेरी। ये आपने कोविड के फंड जो कि एक आम आदमी के लिए आए थे आपको भीख के तौर पे मिले। अभी भी आपको 2 अरब 80 करोड़ डॉलर जो हैं वो भीख में मिले हैं कि आपको कर्ज के तौर पे कि आप इसको कोविड के काम में लगाएं या कहीं लगाएं। इसके अंदर करप्शन जो है मेरा ख्याल है कि ये एक दास्तान चली आ रही है। जब इमरान खान आए थे तो महीने बाद दवाओं का स्कैंडल आया था, फिर अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि 1 महीना भी खाली नहीं गुजरा करप्शन के बगैर। और जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है, तो ये बात जो है एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े हैं वो अपने कबूतर की आंखें खोल लें, क्योंकि उन्होंने बंद इसलिए की हुई है कि अगर इसको करप्ट मान लेंगे तो जाएंगे कहाँ। यही तो उनको अमा मिली हुई है, यही तो उनको उनका निसाब चल रहा है, यहीं से तो फरमा रहे हैं कि जी ये सारे निज़ाम के अंदर उनका निज़ाम चल रहा है। तो ये सूरत हाल है जी कि करप्शन की जो गज़बनाक कहानियाँ कोविड के ऊपर, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ही हो गया कि दवाइयों के ऊपर और इस तरह के कामों में जो कि इन्होंने शुरू किया है और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलने वाली चीज़ में करप्शन करना। अल्लाह ताला इनका हामी नासिर हो। इन्होंने साबित कर दिया है कि करप्शन में ये कोई सानी नहीं रखते और ये अपने काम में झकता है। फमा अलैना इल्ला अल बलाग।